हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज इस वीडियो में मैं एक शॉर्ट स्टोरी का एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ जो हाल ही में मैंने बीए की बुक में पढ़ी थी। स्टोरी काफ़ी सिंपल है जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई थी, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो ये जो स्टोरी है इसका नाम है ए हॉर्स एंड टू गॉड्स। इस स्टोरी के जो लेखक हैं वो हैं R.K. नारायण। स्टोरी काफ़ी सिंपल है, आपको काफ़ी पसंद आएगी। लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इसका जो लास्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक कृत्रिम गांव की। कृत्रिम गांव इतना छोटा है कि अगर आप इंडिया के मैप पर भी देखें तो वो एक माइक्रोस्कोप से आपको देखना पड़ेगा और वो एक डॉट की तरह दिखाई देगा, जिसका होना और ना होना बराबर है। तो ये जो कृत्रिम गांव है ये इतना छोटा है कि इसमें 30 ही घर हैं, जिसमें से एक घर ऐसा है जो कि कंक्रीट और सीमेंट का बना हुआ है। इस घर को सभी लोग बड़े घर के नाम से जानते हैं। बाकी जितने भी घर और जो जितने भी घर बचे हुए हैं जो बने हुए हैं वो सारे मिट्टी के बने हुए हैं। इसी गांव में एक मुनि नाम का एक 70 साल का बूढ़ा अपनी पत्नी और 2 बकरियों के साथ में रहता है। मुनि इतना गरीब है कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है और वो डिपेंड है अपनी पत्नी पर। वो पूरी तरीके से अपनी पत्नी पर डिपेंड है क्योंकि उसे पता है कि उसकी जो पत्नी है वो कुछ ना कुछ करके खाने का इंतज़ाम कर ही लेती है, क्योंकि जो उसकी पत्नी है वो दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा करती है और बर्तन साफ़ करती है, जहाँ से उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाता है। तो जो मुनि है वो काफ़ी गरीब है। वो जो उसकी 2 बकरियां हैं वो उनको चराता है और चराने के लिए जाता है एक हाईवे पर। वहाँ पर जो हाईवे है वहाँ पर एक घोड़े का बड़ा सा स्टैचू बना हुआ है जो काफ़ी सुंदर है और काफ़ी बड़ा है। तो वहाँ पर जब वो अपनी बकरियों को वहाँ पर चलते हुए देखता है तो वो अपने पुराने दिनों को याद करता है। जब वो जवान था तो उसके पास 40 भेड़ बकरियाँ थीं। तो वो उन पुराने दिनों को याद करके बड़ा ही खुश होता है, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है उसको लेकर वो काफ़ी दुखी है। वो पुराने दिनों को जब याद करता है कि कैसे उसके पास 40 भेड़ बकरियाँ थीं और उस टाइम पर उसके सारे घर के हालात भी ठीक थे, लेकिन किसी कारण से उनकी जो भेड़ बकरियाँ थी उसमें कोई बीमारी आ गई और वो मर गई। तो अभी उसके पास सिर्फ 2 ही भेड़ बकरियाँ बची हैं। मुनि की झोपड़ी के सामने एक ड्रम स्टिक का पेड़ है जिस पर फलियाँ लगती हैं। एक दिन क्या होता है कि एक दिन उसको 6 फलियाँ पेड़ के नीचे मिलती हैं। तो वो उन 6 फलियों को लेकर अपनी पत्नी के पास आता है और बड़े ही रौब से कहता है कि मुझे ये फलियाँ सॉस के साथ खाने के लिए दो। तो उसकी पत्नी कहती है कि अब उनके पास उतने पैसे तो होते नहीं हैं। तो उसकी पत्नी कहती है कि सॉस को बनाने के लिए मुझे कुछ सामान भी चाहिए होगा, अगर तुम सामान ला के देते हो तब मैं उसकी सॉस और वो फली बनाकर तुम्हें दूंगी। तो मुनि तो बहुत ज़्यादा गरीब है। मुनि के पास तो उतने पैसे होते नहीं है कि उस सामान को वो खरीद कर लाए, लेकिन फिर भी वो पर्चा लेकर दुकानदार के पास चला जाता है और वहाँ पर वो दुकानदार से कहता है कि मुझे ये सामान दे दो। तो दुकानदार पिछला वाला जितना भी उसका खाता है, जो पिछला उसने उधारी किया हुआ था, वो उसे निकालता है और मुनि के सामने रख देता है और उससे कहता है कि पहले तुम ये पुराना उधारी चुकाओ, उसके बाद मैं तुम्हें ये नया सामान दूंगा। तो मुनि इस पर कहता है कि मेरा जन्मदिन आने वाला है, मेरे 50वें जन्मदिन पर मेरी बेटी मुझे जो भी धनराशि मुझे देगी, उपहार में मुझे वो धनराशि देती है, तो जो भी मुझे वो धनराशि देगी तो उसमें से मैं तुम्हारा पुराना उधारी चुका दूंगा। इस पर दुकानदार काफ़ी उसका मजाक उड़ाता है और हंसता है कि लगते तो तुम 70 साल के हो, तुम अपने आप को 50 साल का बता रहे हो। तो यहाँ पर वो उसका मजाक उड़ाता है और आगे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे कोई भी बच्चे नहीं हैं, तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो। तो कहीं ना कहीं दुकानदार समझ जाता है कि मुनि झूठ बोल रहा है सामान लेने के लिए। तो वो उसकी इंसल्ट करता है, उसकी बेइज्जती करता है और उसको वहाँ से भगा देता है। तो मुनि वापस घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम एक काम करो कि ये जो फलियाँ मुझे सुबह मिली थी इन्हें बाज़ार में जाकर बेच देना, क्योंकि मुझे सॉस बनाने के लिए कोई भी सामान नहीं मिला है। और जो मुनि है वो क्या करता है, मुनि वहाँ से फिर चला जाता है अपने दोनों बकरियों को लेकर हाईवे की तरफ उनको चराने के लिए। एक्चुअली क्या था, जो हाईवे था वो हाईवे के पास जो घोड़े का जो स्टैचू था वो कभी पुराने दिनों में वो गांव में ही था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो उस स्टैचू और गांव के बीच में वो हाईवे बन गया जहाँ से गाड़ियों का आना जाना होता था। अब जो हाईवे है वो उसके जो घोड़े का जो स्टैचू है वो दूसरी तरफ हो गया। तो वहाँ पर मुनि चला गया अपनी जो की बकरियां थी उसको चराने के लिए। वहाँ पर वो अपनी बैठ कर ये सारी चीज़ें सोच रहा था। तो तभी उसके पास क्या होता है, वो इंतज़ार कर रहा होता है कि कब शाम होगी और कब मैं घर जाऊँगा। तो वहाँ पर वो बैठा हुआ था। तो तभी एक पीले कलर की कार आती है और उसके पास आकर रुकती है, जिसमें से एक फॉरेनर निकलता है।
वो फॉरेनर इंग्लिश में बात कर रहा होता है। वो फॉरेनर जैसे ही निकलता है वो मुनि के पास आता है, उसको वो इंग्लिश में बात करता है, लेकिन मुनि जो है उसकी जो भाषा है वो तमिल है। तो जब फॉरेनर उससे पूछता है कि हियर इज़ एनी पेट्रोल पंप, तो मुनि को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो उससे क्या पूछ रहा है। तो मुनि अपनी ही भाषा में उसको जवाब देता है और उससे कहता है कि मेरा नाम मुनि है और ये मेरी 2 बकरियां हैं। फॉरेनर मुनि से अलग जब वो उस स्टैचू को देखता है, घोड़े के स्टैचू को देखता है, तो वो काफ़ी अट्रैक्ट हो जाता है और वो मुनि से कहता है कि मुनि से स्टैचू के बारे में बोलता है, दिस स्टैचू इज़ मार्वेलियस। तो वहाँ पर वो जो मुनि है उसको फिर भी समझ में नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तो उसके बाद जो फॉरेनर है वो उसको जो स्टैचू है उसको फॉरेनर को लगता है कि ये जो स्टैचू है ये मुनि का ही स्टैचू है। तो वो उससे फॉरेनर मुनि से स्टैचू को खरीदने के बारे में बात करने लगता है। अब मुनि जो है वो फॉरेनर को देख के डर जाता है। वो क्यों डर जाता है? वो इसलिए डर जाता है क्योंकि जो फॉरेनर होता है उसने खाकी कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं। तो मुनि को लगता है कि ये कोई पुलिस है और ये पुलिस किसी पूछताछ के लिए मेरे पास आई है, क्योंकि पास ही के गांव में एक मर्डर हुआ होता है। तो मुनि को लगता है कि शायद उस मर्डर के सिलसिले में पुलिस आई है और वो मुझसे पूछताछ कर रही है। तो मुनि कहता है कि मुझे नहीं पता है, जो मर्डर हुआ है वो उस गांव में हुआ है, तो कृपया आप वहाँ जाओ और उसको वहाँ पर शायद वो मर्डरिस्ट जो है वो वही है। तो मुनि उसको ऐसे जवाब देता है, काफ़ी डरा हुआ होता है। लेकिन वो जो फॉरेनर है वो इंग्लिश में बोल रहा होता है। फॉरेनर को भी तमिल समझ में नहीं आती। फॉरेनर अपनी इंग्लिश में बात करता है, वो उससे स्टैचू खरीदने की बात करता है। तो जो फॉरेनर है वो अपनी गाड़ी में रखे हुए उसके पास सूटकेस होता है जिसमें 2 सिगरेट होती हैं, वो 2 सिगरेट लेके आता है और अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके आता है। वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है जिसको देखकर मुनि फिर से डर जाता है। तो मुनि को लगता है कि शायद ये मुझे अरेस्ट करने के लिए आया है, इसीलिए ये मुझे ये अरेस्ट वारंट दिखा रहा है। और मुनि काफ़ी डर जाता है। लेकिन जो फॉरेनर है उसके पास 2 सिगरेट होती हैं, वो एक मुनि को ऑफ़र करता है और दूसरी वो खुद पीता है। तो यहाँ पर मुनि थोड़ा शांत हो जाता है। उसे लगता है, जो मुनि है उसको लगता है कि शायद ये अच्छा आदमी है, ये मुझे कोई भी हानि पहुंचाने नहीं आया है। तो मुनि वहाँ पर थोड़ा शांत हो जाता है। अब जो फॉरेनर है वो उससे बात करता है। तो जो मुनि उससे पूछता है, जो फॉरेनर है, मुनि फॉरेनर से पूछता है कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं। और यहाँ फॉरेनर को लगता है कि वो उससे पूछ रहा है, वो उससे पैसों की बात कर रहा है स्टैचू को बेचने की। तो जो फॉरेनर है वो उसे जवाब देता है कि 100। तो जब वो फॉरेनर 100 बोलता है तो मुनि को लगता है कि शायद इसको 100 रुपये चाहिए, चेंज चाहिए। तो मुनि यहाँ पर जवाब देता है कि मेरे पास चेंज नहीं है, मनी लैंडर के पास जाओ, मनी लैंडर के पास आपको चेंज मिल जाएगा। लेकिन फॉरेनर को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो मुनि कहता है कि मनी लैंडर के पास 100 रुपये चेंज करने के लिए जाओ, मेरे पास चेंज नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ ये 2 बकरियां हैं। तो यहाँ पर फॉरेनर समझता है कि शायद मुनि उन 2 बकरियों को सहलाने के लिए बोल रहा है। तो जो फॉरेनर है वो उनकी 2 बकरियों के पास जाता है और उसके ऊपर हाथ फैलाने लगता है। अब यहाँ पर मुनि समझता है कि जो फॉरेनर है वो उसकी बकरियों को ख़रीदना चाहता है। तो उसकी जो मुनि है वो समझता है कि वो उसकी बकरियों को ख़रीदना चाहता है। तो मुनि बड़ा ही खुश हो जाता है और वो उसे 100 रुपये लेकर अपने गांव की तरफ निकलने लगता है। यहाँ पर फिर फॉरेनर को लगता है कि शायद उसने ये स्टैचू मुझे बेच दिया है और अब वो जो मुनि है वो उसकी हेल्प मांगने के लिए, वो गांव वालों से हेल्प मांगने के लिए जो है गांव जा रहा है। तो वहाँ पर वो जो फॉरेनर है वो वेट करता है और मुनि घर निकल जाता है। घर जाकर वो अपनी पत्नी को 100 रुपये दिखाता है और कहता है कि देखो मेरे पास 100 रुपये हैं। तो जो उसकी पत्नी है उसको कहीं ना कहीं शक होता है कि 100 रुपये कहाँ से आए, 100 रुपये क्या तुमने चोरी किए हैं? क्योंकि जो उस टाइम पर 100 रुपये की कीमत भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अभी तो उतनी नहीं है लेकिन अब उस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा थी। तो उसकी जो पत्नी है उसको कहीं ना कहीं शक होता है कि 100 रुपये इतनी बड़ी रकम मुनि कहाँ से लेकर आया है। तो मुनि उसको बताता है कि एक जो फॉरेनर है दूसरे देश से आया था, तो उसने उसकी 2 बकरियों को ख़रीद लिया है। तो इसमें पत्नी वहाँ पर खड़ी होकर ये सुनती है, लेकिन तभी उसकी जो 2 बकरियाँ हैं वो उसके घर के आगे आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं फिर उस टाइम पर उसकी पत्नी को पूरा जो शक है वो सच में बदल जाता है और वो कहती है कि नहीं, बकरियाँ तो
तुम्हारी ये आ गई हैं तो तुमने कहीं ना कहीं चोरी की है, और अगर पुलिस आएगी तो तुम्हें वो उठाकर ले जाएगी और मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है ये ख़त्म हो जाती है। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये बीए की स्टोरी है, तो बीए में आने वाले कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको इसी स्टोरी में, अगर आपने ध्यान से सुनी है तो इसी स्टोरी में आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। जैसे कि कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास बीए का क्वेश्चन बैंक है जिसमें कुछ क्वेश्चन हैं। अपनी पत्नी पर कौन पूरी तरह आश्रित था? तो अपनी पत्नी पर कौन पूरी तरह आश्रित था? मुनि पूरी तरह आश्रित था। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, कहानी के ए हॉर्स एंड टू गोट्स में कौन काफ़ी वृद्ध था? तो कौन वृद्ध था? मुनि वृद्ध था, जो अपनी पत्नी की देखभाल की आवश्यकता से वो जीवित था। सहजन का पेड़ कहाँ पर उगा हुआ था? तो जो सहजन का पेड़ था वो मुन्नी के मकान के जस्ट सामने उगा हुआ था। अगला क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ सकता है वो है, कहानी ए हॉर्स एंड टू गोट्स के अनुसार कौन सा गांव संभवतः सबसे छोटा था? तो कृत्रिम गांव सबसे छोटा था। मैंने आपको स्टोरी के स्टार्टिंग में ही बताया था कि वो कृत्रिम गांव इतना छोटा था कि अगर आप मैप पर भी देखेंगे तो बड़ा ही डॉट दिखाई देगा, जिसका होना ना होना बराबर ही है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 30 ही घर हैं। मुनि की बकरियों से संबंधित क्या दुखद स्थिति है? तो उसकी क्या दुखद स्थिति थी? मैंने आपको बताया था कि एक समय था कि उसके पास 40 भेड़ बकरियां थे, लेकिन किसी बीमारी की वजह से उसकी जो भेड़ बकरियां थी वो मर चुकी थी। तो अगला क्वेश्चन हो सकता है, आगे उधार देने से दुकानदार ने मुनि को क्यों मना कर दिया? तो क्यों मना कर दिया था? क्योंकि उसके पास पहले ही इतना उधारी हो रखा था और इसीलिए उसने मना कर दिया। उसने बोला था कि पहले पुराना उधार चुकाओ, उसके बाद उसे वो नया उधार मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन हो सकता है, मेरी बेटी ने कहलवाया है कि मुझे धनराशि बेचेगी, ये शब्द कहे और किससे कहे? तो किसने कहे थे? मुनि ने कहे थे, दुकानदार से कहे थे कि मेरी बेटी मेरे 50वें जन्मदिन पर धनराशि जब भेजेगी तब मैं तुम्हारा उधार चुका दूंगा। अगला क्वेश्चन हो सकता है, एक सवेरे मुन्नी को सहजन की कितनी फलियां मिली? तो आपको स्टोरी में बताया था कितनी फलियां मिली थी? 6 फलियां मिली थी। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में, जब मुनि ने अमेरिकी की संतानों के बारे में पूछा तो उसने क्या जवाब दिया? जब मुनि ने अमेरिकी की संतान के बारे में पूछा था तो उसने बताया था 100। वहाँ पर मिसकम्युनिकेशन हो गया था। वो तो बात कर रहा था संतान की, लेकिन जो फॉरेनर है वो बात कर रहा था उस स्टैचू के प्राइस की, कि उसके पास 100 रुपये हैं, अगर वो 100 रुपये देगा तो वो स्टैचू 100 रुपये में खरीद लेगा। तो ये मिसकम्युनिकेशन के ऊपर ये पूरी कहानी है कि कैसे जो है वो एक बिजनेस डील करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, किस चीज़ ने मुनि की पत्नी को शक को पक्का कर दिया कि मुनि ने धन चुराया है? तो ऐसी कौन सी चीज़ थी? देखिए, जब मुनि घर वापस आया 100 रुपये लेके, तो उसने बताया अपनी पत्नी को कि उसने अपनी दोनों बकरियां बेच दी हैं, लेकिन वो बकरियां फिर से वहीं आ जाती हैं, क्योंकि जो फॉरेनर था उसे बकरियां नहीं चाहिए थी, उसे तो स्टैचू चाहिए था, तो वो तो अपना स्टैचू वहाँ से लेकर चला गया और जो बकरियां हैं वो वापस से घर आ गई। अब मुनि को लगा था कि मैं तो बकरियां बेच कर आया हूँ, तो बकरियां घर आ गई थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसकी पत्नी को उन पर शक हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन हो सकता है, किसका स्वभाव सुबह के दौरान चिड़चिड़ा होता था जो शाम के समय तक ठीक हो जाता था? तो किसका स्वभाव ऐसा था जो सुबह के टाइम में चिड़चिड़ा होता था? दुकानदार का जो स्वभाव था वो सुबह के टाइम पर चिड़चिड़ा होता था। आई थिंक मोस्टली सभी दुकानदारों का ऐसा होगा कि वो सुबह के टाइम तो उनका चिड़चिड़ा होता है, लेकिन शाम तक फिर वो उनकी सेल को देखकर में भी ठीक हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन हो सकता है, मुनि को खुश करने के लिए अमेरिकी ने क्या किया? मुनि को खुश करने के लिए अमेरिका ने क्या किया? अपने मवेशियों के बारे में बात करना चाहता था, इसीलिए वो बकरियों के समीप गया और उसकी पीठ थपथपाई। जो मुनि को खुश करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब वो जो फॉरेनर था उसकी बकरियों को सहला रहा था, क्योंकि फॉरेनर को लगा कि जो मुनि है वो चाहता है कि वो उसकी बकरियों को खरीदे, उसके पास जाए, उसको सहलाए। तो फॉरेनर ऐसा ही करता है कि वो उसको खुश करने के लिए बकरियों के पास जाता है, उसकी पीठ थपथपाता है। तो उससे क्या होता है, यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन हो जाता है कि मुनि समझता है कि वो उसकी बकरियों को खरीद रहा है, लेकिन वहाँ पर असल में क्या होता है, असल में वो उसकी बकरियों को सहला रहा होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। जब मुनि ने अपनी पत्नी को 100 रुपये दिए तो उसने किस बात का शक किया? जब मुनि ने अपनी पत्नी को 100 रुपये दिए थे तो उसने
जो है किस बात पर शक किया कि पति ने इन रुपये को कहीं से चुराया है। पत्नी को लगता है कि कहीं से ये चुरा के आया है, क्योंकि 100 रुपये उस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा अमाउंट थी और उन 2 बकरियों के 100 रुपये कौन देता, तो इस वजह से उसको वहाँ पर शक हो जाता है। बकरियों को शांतिपूर्वक चरते हुए कौन देखता था, तो कौन देखता था, मुनि देखता था, क्योंकि मुनि ही अपनी बकरियों को चराने के लिए लेके जाता था। और जो हॉर्स था, जो घोड़ा था, उसकी शैडो में वो बैठकर, जो स्टैचू था उसकी शैडो में वो बैठकर वहाँ पर बकरियों को चरते हुए देखता था। और कानून का पालन करने वाले कौन लोग थे जो अपराध करने से डरते थे, तो यहाँ पर जो कानून का पालन करने वाले वहाँ जो लोग थे वो थे मुनि और उसकी पत्नी। दोनों ही अपराध करने से बहुत डरते थे, उन्हें गलत काम करने से काफ़ी डर लगता था, इसीलिए वो लास्ट में भी काफ़ी, जो उसकी पत्नी थी वो डर गई थी कि मुनि ने चोरी की है और अगर उसने चुराया है तो पुलिस आकर उसे पकड़ कर ले जाएगी और वो जो उसकी पत्नी है वो अपने मायके चले जाएगी। तो वो उस टाइम पर भी काफ़ी डर गए थे। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि बीए में आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप कहानी को, उसकी कहानी या किसी चीज़ की जड़ को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको आंसर करना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो ये कहानी का, अगर आपको कहानी समझ में आई है, पसंद आई है, एक्सप्लेनेशन समझ में आया है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी थैंक यू।